आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे धारिता वाला चैप्टर से। ठीक है, हमने कल धारिता के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस के बारे में, उसी से संबंधित आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रश्न है, अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोली चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप हमारे पास एक ऐसा चालक है जो गोल है, ठीक है, और उसकी धारिता कितनी हो सकती है, वो कितना आवेश को ग्रहण करके रख सकता है, उसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि R त्रिज्या और O केंद्र वाला एक कोई गोली चालक है जिसको हम प्लस Q आवेश देते हैं। एक सबसे पहले हम एक गोली चालक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, O है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैसी है, R है। इसको किसी माध्यम से जब हम प्लस आवेश देते हैं, ठीक है, तो प्लस आवेश जैसे ही दिया जाएगा तो प्लस आवेश किसी पृष्ठ पे क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से समान रूप से वितरित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, समान रूप से आवेश जो है फैल गया उसमें। ठीक है, जब हमने उसको क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है टप की स्थिति में। अब जो है चालक का पृष्ठ कैसे तरह कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान या फिर आवेश समान एक समान है, इसलिए चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह होगा। एवं विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा, इस चालक का जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, इस चालक से केंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली होगा, जो त्रिज्यीय दिशा में अनुदिश बाहर की ओर होगा। मतलब इस प्रकार से बाहर की ओर होगा, ऐसा लगेगा कि वो केंद्र से बाहर निकल रहा है। कौन निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र केंद्र से बाहर निकल रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, तो इससे को देखकर ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि चालक में जो संपूर्ण आवेश जो है उसके केंद्र पर क्या है, केंद्रित है, ऐसा हमको प्रतीत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो होगा आवेश समान रूप से रहेगा। अब आगे बात करते हैं, अब उस चालक का विभव की बात करते हैं। किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक कितना होगा, चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए है, ये पृष्ठ पे है बिंदु ए, तो चालक के चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव तो कितना होगा, विभव का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु के सापेक्ष विभव का जो व्यंजक होता है क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, और Q/R, Q जहाँ पे आवेश है, R क्या है, दूरी है उस बिंदु का। तो यहाँ पे जो बिंदु हमने A लिया है उसकी बिंदु केंद्र के सापेक्ष कितना है, क्योंकि केंद्र पे केंद्रित है आवेश, तो इसकी दूरी है R, इसलिए। ठीक है, ये हो जाएगा दूरी R। अब चाहोगे तो आप यहाँ पे कोई माध्यम का भी वर्णन कर सकते हो कि ये परावैद्युत वाला माध्यम है, तो यहाँ पे K वगैरह लग जाएगा, अगर नहीं चाहते तो यहीं तक के सीमित है। अब गोली विलगित चालक की विलगित मतलब है पृथक्कृत है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, विलगित चालक की धारिता, तो गोली विलगित चालक की धारिता क्या हो सकता है, तो गोली विलगित चालक की धारिता होगा C बराबर, हम क्या पढ़े हैं फॉर्मूला कल के डेट में, Q/V। ठीक है, तो यहाँ पे V का मान रख लेते हैं, Q/V का मान कितना हो जाएगा, Q पहले है और उसके बाद में है V का मान रखेंगे, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ऐसा समझ में ये हो गया। अब देखिए यहाँ से Q और Q कट जाएगा, तो C बराबर कितना मिल जाएगा हमें, C बराबर मिल जाएगा ये 1/4πε0, R ऊपर चला जाएगा, तो 1/4πε0R। ये हो जाएगा किसी गोली चालक की धारिता का व्यंजक। तो इस समीकरण से क्या दिख रहा है, C का फॉर्मूला किसके गुणा है, 1/4πε0 गुणित R, मतलब उसकी त्रिज्या के, किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 1/4πε गुणा होता है। ठीक है, अब 1/4πε तो एक नियतांक है, इसका एक निश्चित मान है, तो उसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C समानुपाती R, क्योंकि नियतांक है क्या, कौन नियतांक है, 1/4πε एक नियतांक,
नियतांक क्यों? क्योंकि इसका मान क्या है? नियत है, इसलिए नियतांक है। ठीक है, तो C प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते, अर्थात किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आगे हम और कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? अर्थात अगर कोई गोली चालक है, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगा तो धारिता भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। मतलब कोई गोली चालक जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसमें आवेश को धारण करने की क्षमता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं संधारित्र। अगला टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो संधारित्र क्या है? इसमें भी क्या है? धारित्र, धारित शब्द है, और संधारित मतलब उसमें धारण करने की क्षमता और ज्यादा हो। तो ऐसी युक्तियां जिसमें बिना किसी उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए उसके आवेश की मात्रा या फिर विभव की मात्रा बढ़ा सके, जिससे उसकी चालक के उसमें उसकी धारिता को हम बढ़ा सके, विभव का मान, आवेश का मान, तो ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, होता क्या है? जैसे कि कोई एक चालक है, उसको मैं आवेश देता हूँ। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा में ही हम आवेश देंगे, उसको ही धारण कर पाएगा उसके आकार के अनुरूप, और उससे ज्यादा आवेश तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसी युक्ति जिससे उसकी धारिता को बढ़ाई जा सके बिना किसी इसके फिजिकल स्टेट में परिवर्तन किए, जैसे कि एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं। गैस सिलेंडर का आयतन काफी कम होता है, लेकिन उसमें गैस बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। कितना? लगभग 14 से 15 किलोग्राम का, या फिर बड़ा वाला सिलेंडर रहता है तो 19 किलोग्राम का भी क्या है? गैस भरा रहता है। तो उसमें क्या है? आयतन कम है, फिर भी उसमें गैस डाला गया है कोई भी एक माध्यम का प्रयोग करके। उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे? कोई एक विद्युत का चालक पदार्थ रहेगा, उसमें एक ऐसा सिद्धांत या ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे उसकी धारिता बढ़ जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संधारित्र की परिभाषा। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। ठीक है, यह संधारित्र है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। हमेशा प्रश्न 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। ठीक है, प्रश्न रहेगा संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। तो कैसे है इसका सिद्धांत? परिभाषा तो हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? इसका सिद्धांत छोटा सा नहीं, काफी बड़ा है। ठीक है, मैं जितना बताऊंगा उसको उतना आप ध्यान से सुनिएगा और उतना को नोट करना। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कोई चालक है, पृथक्कृत चालक है। ठीक है, जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब उसके समीप जो है, सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूं। मान लेते हैं एक चालक है ये। ठीक है, चालक ए है ये, इसको मैं प्लस क्यू आवेश देता हूं, किसी माध्यम तार के माध्यम से प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। तो चालक में क्या हो जाएगा? ये प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। पूरा एक समान रूप से इस चालक में वितरित हो जाएगा। अब इसी चालक के समीप एक अन्य चालक जो बी है, जो अनावेशित है, मतलब उसको हमने आवेश नहीं दिया हुआ है। तो होता क्या है? जब दो चालक नजदीक होते हैं तो क्या होता है? प्रेरण के द्वारा चालक बी की जो नजदीकी या फिर इस तरफ वाला फेस वाला जो तल है, उसमें क्या हो जाएगा? नजदीकी तल में माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा और दूरवर्ती तल में प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, प्रेरण के द्वारा, जैसे चुंबक की बात करते हैं, चुंबक को जब कोई लोहा है किसी चुंबक के नजदीक लाते हैं तो नजदीक वाला जो तल है, जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ, एक मैग्नेट है हमारे पास NS करके, और एक केवल धातु का छड़ है इसी प्रकार। तो इस तल पे क्या हो जाएगा? N ध्रुव आ जाएगा, और इस तल पे क्या हो जाएगा? S ध्रुव आ जाएगा। इसी प्रकार आवेशों के लिए भी सेम कार्य करता है ये। जो दूसरा चालक है उसके निकटवर्ती तल पे ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पे धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जो तो प्लेट बी का जो ऋणावेश है वो क्या करेगा? प्लेट ए के जो धनावेश है उसकी विभव को क्या करेगा? घटाने का प्रयत्न करेगा, जबकि प्रेरित ऋणावेश प्लेट ए की विभव को क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा भाई? धनावेश है तो धनावेश की मात्रा को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि ऋणावेश है इन धनावेशों के साथ सहयोग करके उदासीन हो जाएंगे और इसमें विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? C बराबर क्या फॉर्मूला होते हैं? Q बाई बी।
V का मान कम होने से क्या होगा, C का मान बढ़ेगा क्योंकि उसकी व्युत्क्रमानुपाती है, तो फलस्वरूप इसकी धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है, इस अनावश्यक चालक की वजह से जो प्रेरित ऋणावेश जो क्या करेगा, इस विभव को कम करेगा, जबकि ये जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो विभव कम होने से धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है यदि प्लेट बी का संबंध, एक और नया चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि प्लेट बी का संबंध हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने पृथ्वीकृत किया, तो जो चालक ए को जिसको हमने आवेश दिया है उसमें तो प्लस आवेश रहेगा ही रहेगा, और चालक बी में प्रेरण स्वरूप निकटवर्ती तल पे ऋणावेश रहेगा, लेकिन उसका जो दूरवर्ती तल सेकेंड फेस रहेगा वो चूंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो वहां के जो इलेक्ट्रॉन आके इसके धनावेश को उदासीन कर देंगे, और इसके परिणाम स्वरूप चालक बी में केवल ऋणावेश बच जाएगा। चालक बी में जैसे ही ऋणावेश बचता है, फिर से इसके धनावेश की संख्या को कम करेगा, अर्थात विभव को कम करेगा, और इसका धारिता जो है बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, इससे इसका धारिता बढ़ेगा, अर्थात हम बिना किसी फिजिकल परिवर्तन किए चालक ए का जो है धारिता को बढ़ा दिए। ठीक है, एक अन्य पृथक्कृत चालक की मदद से। ठीक है, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, न इसमें परिवर्तन किया, केवल इनको आपस में पास पास में रखा है। लेकिन अगर इनकी बीच की दूरी और कम होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी और कम कर देंगे, तो इस स्थिति में विभव और कम होगा, क्योंकि ऋणावेश इस धनावेश के नजदीक आ जाएगा और धारिता C का मान बढ़ जाएगा। और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसमें मैंने जितना बोला है ना उतना को आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका लास्ट फाइनल निष्कर्ष क्या लिखोगे, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप, ठीक है, एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप एक अनावेशित चालक लाया जाता है, ठीक है, उसके समीप एक अनावेशित चालक लाया जाता है, तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ने लगती है, आवेशित चालक की धारिता बढ़ने लगती है। ठीक है, तो दोनों चालक के इस निकाय को, तो ये पूरा कंप्लीट दोनों चालक को इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है कि इस चालक को लाने से इसकी धारिता बढ़ जाए। ठीक है, तो ये है इस चालक की संधारित्र का सिद्धांत। अब जो है आगे बढ़ते हैं, संधारित्र के बारे में पढ़ चुके, ठीक है, संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत भी समझ चुके हैं। अब इनके प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, संधारित्र अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे तो बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, अगर व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हम संधारित्र कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। मुख्य तौर पे अगर मैं बताना चाहूं तो इसके प्रकार होंगे, पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, मुख्य तौर पे 3 संधारित्र को देखते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में मैंने देखा है केवल 3 प्रकार के संधारित्र, एक तो समांतर प्लेट वाला देख चुका हूँ, गोली संधारित्र देख चुका हूँ, और एक है बेलनाकार। मैंने कक्षा 11वीं में ऑफलाइन जब क्लास हुआ था ना, तो इसको दिखाया था, छोटा छोटा था, 2 टांग वाला संधारित्र के बारे में शायद आप लोग को दिखाया हूं, मेरे को याद है, तो वो है संधारित्र। ठीक है, अब एक एक करके सभी के बारे में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करेंगे भाई, कि जो गोली संधारित्र है उसकी धारिता कितना होता है, कैसे, मतलब वो कैपेसिटेंस, उसका व्यंजक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र का निकालेंगे, बेलनाकार संधारित्र का निकालेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अगर 12वीं के मद्देनजर देखा जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आप जब बीएससी वगैरह में जाओगे तो इसके बारे में ज्यादातर पढ़ोगे। ठीक है, इनका भी बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन फिलहाल अभी 12वीं के मद्देनजर देखा जाए
तो समांतर प्लेट संधारित्र को समझते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। ठीक है, पहला नंबर का समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, व्यंजक। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका फॉर्मूला या फिर व्यंजक का निगमन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट होंगे। सबसे पहले इसकी संरचना को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी एक विशेष संरचना होती है संधारित्र के वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या है इसमें संरचना। तो संरचना में है इसमें समांतर प्लेट है, मतलब दो समरूपी समांतर प्लेट होंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगे और समान रहेंगे। दो समांतर समरूपी चालक प्लेटों से बनी होती हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष समांतर या समान दूरी पे रहेंगे, जिनमें कुछ न कुछ एक निश्चित गैप रहेगा। ठीक है, इनकी आकृति जो है, प्लेटों की आकृति कैसा हो सकता है, गोलाकार वृत्ताकार हो सकता है। ठीक है, प्लेट का आकार अलग हो सकता है लेकिन वो समांतर रहेंगी, इसमें विशेष ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य वायु अथवा कोई क्या रह सकता है, परावैद्युत पदार्थ, मोम, अभ्रक, लकड़ी, ये सब भरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र पहले बना देता हूं। इसमें क्या रहेगा, ये मान लेते हैं प्लेट है। ठीक है, एक मोटा सा प्लेट ये हो गया। दूसरा इधर बना देते हैं, एक प्लेट ये है। ये हो गया, 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे उपस्थित रहेंगे। मान लेते हैं इनकी बीच की जो दूरी है वो है d। ठीक है, और इनमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका मान क्या है, k है। ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम होगा जिसको k मान लेते हैं, कोई भी k परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। अब जो है ये हो गया इसकी संरचना। संरचना में इतना ही केवल लिखेंगे। ठीक है, अब उसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में क्या है, इसको आगे मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं। इसमें क्या होगा, एक प्लेट को क्या करते हैं, प्लस की आवेश देते हैं किसी सोर्स से, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके निकटवर्ती तलों पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मैं इधर अंदर को बता रहा हूँ, इधर भी धनावेश रहेगा। ठीक है, और प्रेरण से दूसरे जो प्लेट है उसमें क्या आ जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की। दूसरा चालक जो होता है वो कैसा रहता है, पृथ्वीकृत भी होता है। तभी तो इसका जो धनावेश, प्रेरित धनावेश निकल के कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में समाहित हो जाता है, विभव कम हो जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर है। अब दोनों प्लेटों का नाम दे देते हैं, एक x है और दूसरा y नाम दे देते हैं। ठीक है, अब धारिता के लिए व्यंजक देखेंगे। अब इसका है संरचना हो गया, अब धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो धारिता का व्यंजक में लिखेंगे, धारिता के लिए व्यंजक। धारिता के लिए व्यंजक में क्या है, मान लेते हैं कि x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है धारिता के व्यंजक में है ना, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है इनका क्षेत्रफल जो है a है। ठीक है, बड़ा बड़ा प्लेट है। ठीक है, मोटा है, देखो इसमें मैंने बनाया भी है। उनका क्षेत्रफल a है। ठीक है, और दूरी जो है d है, उसको मैंने पहले से भी बता दिया है। चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक की। ठीक है, ये हो गया। और दोनों प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है। बीच में क्या है, प्लेटों के बीच निर्वात है, मतलब खाली है। अभी कोई परावैद्युत माध्यम हम नहीं भरे हुए हैं, कोई परावैद्युत माध्यम भी भर सकते हैं, पदार्थ भर सकते हैं। अभी मान लेते हैं वो खाली है। ठीक है, तो खाली रहता है तो निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, 1। आया समझ में। अब आगे क्या लिखेंगे, जब हम चालक प्लेट x को धनावेश देते हैं तो उसके दोनों ओर तल में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और चालक प्लेट एक y है
निकटवर्ती तल में धन आवेश और दूरवर्ती तल पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। चूंकि चालक प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा और चालक प्लेट y में केवल ऋण आवेश बचे रहेंगे। ठीक है, जिससे इसका विभव कम होगा चालक प्लेट x का और उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमने पिछले वाले चैप्टर में विद्युत आवेश और क्षेत्र वाले चैप्टर में अनंत समतल चादर पढ़ा है। जब दो चालक प्लेट रहेंगे, चादर मतलब जो चालक प्लेट थे उनको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो दोनों चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कैसा रहता है, बीच में क्या रहता है, धनात्मक रहता है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ मान आता है और उसके आइट साइड में मतलब उसके बाहर इस तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या रहता है, 0 रहता है और बीच में कितना रहता है, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है और सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो यही चीज लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, आगे कैसे लिखेंगे, प्लेट x की बाईं ओर तथा प्लेट y की दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहेगा तथा बीच में होगा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जिसका मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। साइड में चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, यहां तक की क्लियर है। ये जो है पीछे अनंत समतल चादर वाला ही व्यंजक से है। ठीक है ना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। अब चूंकि क्या है, संधारित्र की दोनों प्लेटें जो क्या है समांतर तथा अल्प दूरी में है। ठीक, अतः किनारों को छोड़ के उनके मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समांतर होंगी, जिसको मैंने पहले से बता दिया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होंगी जो प्लेट x से प्लेट y की ओर आएगा। ठीक है, अतः दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा मान लेते हैं v है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर जो है v है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तीव्रता E बराबर कितना है, v/d। अब ये कहां से मिला, E = v/d, तो हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध पढ़ा था ना, E बराबर क्या था, dv/dr। तो यहाँ से d और d को मान हटा देते हैं तो v/r, r क्या था, दूरी था किसी बिंदु का, तो ये क्या है, d है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, E/vt। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा, E × d, या फिर v बराबर हम क्या कर लेते हैं, E का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो सिग्मा d/एप्सिलॉन 0। कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, E का मान। अब देखिए हम सिग्मा का मान जानते हैं, सिग्मा का मान कितना होता है, Q/A। ठीक है, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा का मान यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, सिग्मा का मान जैसे ही रखते हैं तो V बराबर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, V बराबर हो जाएगा, सिग्मा की जगह कितना रखेंगे, Q/A। ठीक है, तो QD अपॉन एप्सिलॉन A। ठीक है, Q/A रख देंगे सिग्मा की जगह में, तो ये हो जाएगा इसका मान। चाहोगे तो इसको समीकरण 2 दे दे। अब हम क्या जानते हैं, धारिता का फॉर्मूला निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, तो C बराबर हम जानते हैं Q/V। तो यहाँ से C बराबर Q/V, V का मान रख देंगे, QD अपॉन में सिग्मा A। ठीक है, Q और Q कट जाएगा और C का मान मिल जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन D। ये हो जाएगा धारिता का मान। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। किसका मान रखे हैं, V का मान।
तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। आया समझ में? ये हो गया।